हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब आजकल लोगों के मन में थोड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि जब कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी डिसीज़ आ जाती है जो ईज़िली जाती नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जब से ये कोरोना आया है तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। डॉक्टर्स भी कहते हैं आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिएगा। तो देखते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है, ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इम्यून सिस्टम बॉडी का हमारी वो सिस्टम है जो कि किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट एज एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो the ability of the host to fight the disease causing organism due to immune system is called immunity. तो immunity the state of protection from infectious disease. तो immune system के अंडर जो हमारी बॉडी है, बॉडी का एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जैसे हिंदी में इम्यून सिस्टम को एक प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और यही क्या है, इस कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। और ये किसके एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो ये क्या है, इम्यून सिस्टम के अंडर है। इसकी जो ब्रांच है, ठीक है, फर्दर स्टडी की जो ब्रांच है वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है। तो आगे देखते हैं, इम्यूनिटी दो तरह की होती है। पहली है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो किसी भी पर्सन में बाय बर्थ होती है, यानी कि एट अ टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है। दूसरा नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओनली बैक्टीरिया के लिए है या वायरस के लिए है, ये हर तरह के पैथोजेंस के लिए है, ठीक है। दूसरा, ये प्रोवाइड करती है फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड सेकेंड लाइन डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये मेमोरी नहीं रिटेन करके रखती है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो अगेन दोबारा से वो जब इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए कोई वो मेमोरी जनरेट करके नहीं रखती है। दूसरा है एक्सपोजर लीड्स टू इमीडिएट एंड रिस्पॉन्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक्वायर्ड हमने एक्वायर्ड करी, ठीक है, वो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट नहीं होती है। ये अपनी अपनी हर किसी की बॉडी की एक कैपेसिटी होती है कि किसी की इम्यूनिटी कैसी है और बहुत स्ट्रांग है और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी नहीं रखता। तो ये क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैथोजन क्या है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होगा, ठीक है। दूसरा, मेमोरी रिटेन करके रखता है। कैरेक्टराइज्ड क्या है इसका, कि ये मेमोरी रखता है। थर्ड लाइन डिफेंस है। और दूसरा, ये मीडिएट होता है आपका लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स इसमें आपके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे आपकी आरबीसी होती हैं वैसे ही आपकी एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो एज ए फाइटर वर्क करती हैं और इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। आगे देखते हैं बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है। इन बैरियर्स को पार करने के बाद ही आप डिसीज्ड होंगे, तभी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और जब तक ये बैरियर हैं, अगर एक भी बैरियर इनको रोकने में सक्सेसफुल हुआ तो आप इन्फेक्शियस डिसीज से दूर रहेंगे। तो यहाँ पर 4 तरह के बैरियर हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। इन्नेट इम्यूनिटी वो जो हमारी बाय बर्थ रहती है, ठीक है। तो बाय बर्थ में 4 बैरियर हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, और थर्ड है सेलुलर, और फोर्थ है साइटोकाइन, ठीक है। यहाँ पर बात की गई थी फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन डिफेंस की। तो जो आपका फिजिकल और फिजियोलॉजिकल है ये आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस बोले जाएंगे, जबकि सेलुलर और साइटोकाइन ये आपके सेकेंड लाइन डिफेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल की। तो स्किन में जो आपकी डर्मल लेयर होती है तो वो किसी भी माइक्रोब को एंट्री ईजिली नहीं देती, ठीक है।
एक तो स्किन आपको रोकती, स्किन जो है आपकी वो उसमें जो डर्मल लेयर होती है वो आपकी रोकती है किसी भी इन्फेक्शियस पैथोजन को एंट्री करने से। दूसरा होता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस म्यूकस आपका कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है बहुत ही स्लिपरी सा, जिसमें कोई भी माइक्रोब्स ईजिली ट्रैप हो जाएगा तो वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपका म्यूकस आपका आइज़ में भी हो गया। ठीक है, और इस तरह कुछ जैसे आपकी नोज़ में जो नेज़ल ट्रैक्ट में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो क्या करते हैं किसी भी पैथोजन को ईजिली नहीं जाने देते हैं और वो उसको प्रोपेल आउट करते हैं। जीआईटी में आपका जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पर आपका बाइल जूस होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी HCl होगा। तो ये क्या करेंगे, HCl क्या है, एक तरह का एसिड है, और एसिड है तो बहुत एसिडिक कंडीशन में भी जो कोई भी पैथोजन ग्रो नहीं कर पाता है और ना ही सर्वाइव कर पाएगा। और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में जैसे यूरिन के थ्रू भी निकल जाएंगे कुछ। आगे है फिजियोलॉजिकल में जैसे टेम्परेचर। ठीक है, pH, बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में भी क्या है, माइक्रोब्स उस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि पैथोजन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, pH वही एसिडिटी से रिलेटेड है, यानी अगर pH बहुत कम होगा, pH कम है तो यानी एसिडिटी की तरफ जा रहा है आदमी, एसिडिटी की तरफ कंडीशन हो रही है, यानी उस एसिडिक कंडीशन में कोई भी पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, केमिकल्स भी हैं कुछ एज ए लाइजोजाइम्स जैसे आपके सलाइवा में होंगे, टीयर्स में होते हैं। जैसे ये आपने देखा हुआ कि आईज़ में अगर कोई भी चीज़ चली जाए, माइक्रोब चला जाए या कोई भी चला जाए तो ईज़िली। थर्ड बैरियर है हमारा सेल्यूलर बैरियर में कुछ हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं सर्टेन टाइप के, WBCs, जिनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं हमारी बॉडी के, लाइक न्यूट्रोफिल्स को आप पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ब्लड में। तो ये सब जो है क्या है, जब अगर इन दो यानी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल को कोई भी पैथोजन क्रॉस कर गया इन बैरियर्स को, ठीक है, तो वो फिर सेलुलर एक जो बैरियर है उसके थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सेलुलर में क्या होगा कि अगर वो अंदर एंट्री कर गया है कोई भी पैथोजन, तो मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स इन ब्लड एंड मैक्रोफाजेस इन टिश्यू एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस कर देंगे। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स देंगे और फीवर आ सकता है। तो होता क्या है कि जैसे कि आपका फैगोसाइटोसिस है, पहले बताती हूँ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो एक ग्रुप होता है 20 प्रोटीन्स का, जो कि प्रोड्यूस्ड की जाती हैं लीवर के द्वारा। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट आपकी कहाँ होंगी, सीरम ऑफ ब्लड। सो दीज प्रोटीन क्रिएट अ पोर्स इन प्लाज्मा। तो ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, जो भी माइक्रोब्स है या पैथोजन है, जो डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन है, उसकी मेम्ब्रेन यानी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो पोर बना देंगी, यानी एक होल कर देंगी। ठीक है, होल कर देंगी तो अब उसमें वाटर की एंट्री अलाउ हो जाएगी, वाटर भरने लगेगा, वाटर फिल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में सेल जो है वो बस्ट होने के उसमें आएगी, यानी उसकी जो बॉडी है वो बस्ट हो जाएगी माइक्रो पैथोजन की। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में उसकी साइटोलिसिस होगी। साइटोलिसिस में मतलब उसका जो भी सेल के अंदर जो भी भरा है वो उसकी सारा बस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, इन्फ्लेमेशन, और फिर फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये आपका इस तरह से बताया गया है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। यहाँ पर देखिए पोर क्रिएट हुआ, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने किया, ये दिखाई दे रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पैथोजन की है। ठीक है,
ये किसकी है? पैथोजन की है। तो उसके पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल हो गया। अब यहाँ पर वाटर की इन इंडसिंग फ्लूइड्स जो है वो भी क्या है? फिल होने लगा, यानी वाटर एंट्री करने लगा। और बाद में जाके वो जो साइटोलिसिस है उसकी साइटोप्लाज्म में उसकी सेल की साइटोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं फेगोसाइटोसिस। ये जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं, तो ये कैसे फेगोसाइटोसिस करती हैं? ठीक है, मेजर सेल्स हैं ये फेगोसाइटोसिस करने की। जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स क्या हैं? ये सब जो हैं ब्लड में हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स जो हैं आगे जाके कुछ टाइम बाद ये माइग्रेट हो जाएंगी टिश्यू में और वहाँ पे ये एज ए माइक्रोफाजेस वर्क करेंगी। ठीक है, माइक्रोफाजेस वर्क करेंगी। देन जिसे ये फेगोसाइटोस और ये जो है इन्वॉल्व होती है माइक्रोफाजेस आपकी फेगोसाइटोसिस में। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि पैथोजन को खाना। ठीक है, उसका जो है डिब्री बनाना। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि फर्स्ट ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो आपका बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन मान लीजिए, पैथोजन है। बैक्टीरियम बिकम अटैच टू द मेम्ब्रेन, ये हमारी कोई सेल है। ठीक है, इस सेल में एक गल्फ हुई यानी एक गर्त बनी जिसके ट्रैप में ये आपका बैक्टीरिया जो है ट्रैप हो गया। और ट्रैप होने के बाद ये एक राउंड स्ट्रक्चर बना लेगा। तो बैक्टीरिया आगे जाके क्या बनाएगा? फेगोसोम बना लेगा। अब ये फेगोसोम जो है ये आपके कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं। ये आपके कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं। ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कलेक्ट किए रहते हैं और ये इनसे फ्यूज़ होकर अब क्या करेंगे? लाइसोजाइम एंजाइम जो है डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, इसको, और डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस्ड और द रिलीज्ड फ्रॉम द सेल। डाइजेशन करने के बाद में जो भी डिब्री जो भी निकला वो सेल जो है उसको क्या है? रिलीज़ कर देगी। ये देखिए इस तरह से ये आगे जाके इसने रिलीज़ कर दिया जो भी मटेरियल था वेस्ट। ये तो हो गई फेगोसाइटोसिस। अब क्या है? इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स ये है कि आपको पेन होगा, रेडनेस बढ़ेगी। ठीक है, और ये पेन होगा, रेडनेस होगी, हीट, स्वेलिंग, ये सब इन्फ्लेमेशंस के रेस्पॉन्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी मास्ट सेल होती हैं तो वो रिलीज़ करती हैं एक तरह का सब्सटेंस, हिस्टामिन बोलते हैं जिसको। और ये हिस्टामिन कॉज क्या करता है? कैपिलरीज के डायलेशन को बढ़ा देता है। डायलेशन यानी उसका डायमीटर बढ़ा देगा, जिससे कि जो ब्लड है वो उस एरिया पर जाएंगी, उस टारगेट एरिया पर जाएंगी जहाँ पर क्या है? इंजरी हुई है। तो वहाँ पर रेडनेस बढ़ाएंगी, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी और प्लाज्मा जो है वो उस जगह से थोड़ा बाहर निकलने लगेगा। एंड टिश्यू स्पेस कॉजिंग out in the tissue space and causing the swelling. So this is the response of inflammation. तो जैसे कि पहला स्टेप क्या है कि टिश्यू डैमेज हुआ। ठीक है, ये देखिए कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ, यहाँ पर कुछ भी आपका जैसे कोई भी ग्लास का वो लग गया है और उसने आपकी स्किन में इंजरी कर दी है टिश्यू में, तो वैसो एक्टिव एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर जो है वो ट्रिगर्स होंगे। इंक्रीज इन ब्लड एंड फ्लो एंड कैपिलरी परमिएबिलिटी। और ये देखिए रेड ब्लड सेल्स की जो कैपिलरी है इसका डायमीटर बढ़ गया है, तो ये क्या है? अब और ज़्यादा परमिएबल हो गई है, यानी और ज़्यादा अलाउ करेगी कि इस जो टिश्यू में यहाँ से और ज़्यादा अलाउ करेगी रेड ब्लड सेल्स को और जो फ्लूइड को कि यहाँ पर जाकर ये इकट्ठा होंगे, रेडनेस बढ़ाएंगे, पेन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, और फेगोसाइट द माइग्रेट टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर फेगोसाइटोसिस करेंगे इन्फ्लेमेशन की साइट पर। और फेगोसाइट होने के बाद एंटीबैक्टीरियल जो एक्सटीड्यूट है
वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बैक्टीरिया का। आगे देखते हैं, यहाँ तक था आपका सेलुलर मैकेनिज़्म, यानी सेलुलर बैरियर था कि किस तरह से ये और इसमें जैसे फीवर का बताया गया। अब फीवर क्या है कि फीवर कब आता है, नॉर्मली फीवर में भी जैसे कोई भी आपका पैथोजन है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक तरह की प्रोटीन है, जैसे पायरोजन बोलेंगे, जैसे एंडोजीनस पायरोजन है, फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है एक तरह का। तो जब इनफ पायरोजन रीच द ब्रेन तक पहुंचेगा तो बॉडी क्या है, थर्मोस्टेट हो जाएगी। बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो रीसेट होकर टेम्परेचर को रेज कर देगा। टेम्परेचर को जब रेज करेगा और अलाउंग द टेम्परेचर की एंटायर बॉडी टू टेम्परेचर ऑफ एंटायर बॉडी, वो बढ़ा देगा टेम्परेचर को। आगे देखते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या है कि जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गई है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वायरस ने अटैक कर दिया है, तो ये कैसी है, एक इन्फेक्टेड सेल है और ये एक तरह का केमिकल सीक्रेट करेगी, साइटोकाइन सीक्रेट करेगी, जिसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरोन बोलेंगे। और ये इंटरफेरोन जो है एज ए मैसेंजर वर्क करेगा कि जो अदर जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं अब वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, यानी वो उसको इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका साइटोकाइन बैरियर है। आगे देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा हमने पहले ही देखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और मीडिएटेड किसके द्वारा होती है, एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। दूसरा, ये जो है मेमोरीज बना के रखती है। एंटीबॉडीज़ आपकी जैसे बी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो आपकी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स आपकी टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल और टी सस्पेंसर सेल और इस तरह से टी मेमोरी सेल्स बनाती हैं, तो जो कि एंटीजन से फाइट करने में इन्वॉल्व होती हैं। इसकी जो कैरेक्टर ये है कि ये वर्क कैसे करता है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिसिटी। स्पेसिफिसिटी यानी कि ये स्पेसिफिक होती है, ये किसी भी पैथोजन का पैटर्न पहचानेगी, ठीक है, कि उसने कैसे जो है इन्वेड किया है, यानी उस पर अटैकिंग उसकी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। तो एक स्पेसिफिसिटी होती है कि वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, जो फाइटर सेल्स होती हैं, तो कि ये पहचान ही ना पाए कि जो बाहर का जो पैथोजन है कहीं अपनी ही सेल्स को तो नहीं मारने लगा। तो अपनी सेल्स को नहीं मारना, यानी ये पहचानता है कि ये हमारी सेल्फ की हैं और ये बाहर की हैं, तो हमें सेल्फ वाली नहीं मारनी है, बाहरी जो पैथोजन है जो हमें हार्म पहुंचा सकता है उसको ये एक डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, ठीक है। मेमोरी क्या है, मेमोरी है जो इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं होती है। मेमोरी क्या है कि दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट इनकाउंटर अ पैथोजन, इसका मतलब है कि जब हमारी बॉडी इनकाउंटर करती है किसी भी पैथोजन का फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, पहली बार जब मारती है तो एक पहला रिस्पॉन्स जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार वही पैथोजन, सेम पैथोजन, ठीक है, इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, दोबारा से हम पर अटैक करता है वही सेम पैथोजन, तो बॉडी अब हमारी तैयार हो गई है कि अब आइए, ठीक है, तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो सेकेंडरी, ये आपका क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। उस जो पहले उसने जब अटैक किया था तो उसके अगेंस्ट अगर 5 और 6 डेज बाद फिर से वही पैथोजन आपको अटैक करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी बना लेता है और फिर उस मेमोरी के अकॉर्डिंग वो उसी स्ट्रेटजी से उस पर इन्वेड करेगा। तो ये हमारी क्या है, द
दैट टाइम आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। तो वो याद रखता है कि ये हमारा पहले वाला पैथोजन है जिसने अब दोबारा से हम पर अटैक किया है। तो आई थिंक ये आपको लेक्चर इंटरेस्टेड लगा होगा, और नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।